नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट में तमाम लोग मरे, बिल्डिंग स्वाहा कर दी गईं, प्रशासन चरमरा गया, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है सड़कों पर शांति बनाने के लिए। पुराने नेता, प्रधानमंत्री समेत जितना पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था वो या तो लतियाया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, लहूलुहान किया गया है, या फिर वो देश छोड़ करके चले गए हैं। कुछ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पुरानी व्यवस्था अब वहाँ नहीं रही। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ करके आता है कि अब वहाँ की व्यवस्था कौन संभालेगा, और इसको लेकर के अंतरिम रूप से तो सुशीला कार्की जी का नाम सामने आ रहा है, जिनका एक भारत से एक नाता भी है, बीएचयू की पढ़ी हुई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल भी रह चुकी हैं पहले। लेकिन इसके साथ साथ क्या एक 35 वर्षीय हिप हॉपर जो पार्टी सर्किट में गाने गाता था, आंदोलन वाले गाना गाने लगा, रैप करने लगा थमेल नाम के एक इलाके में, उसके बाद निर्दलीय महापौर बन गया काठमांडू का, क्या वो जब दोबारा चुनाव होंगे और व्यवस्था बहाल होगी तो नेपाल का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है? हम बात कर रहे हैं शाह बारेन की। कौन है शाह बारेन, सुशीला कार्की कौन है, इन सब के बारे में आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, अब जब क्योंकि एक व्यवस्था चाहिए, पुरानी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, लोग छोड़ करके चले गए। जो नेपाल में हो रहा है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही रहे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि रिपीट हो जाएगा। इसमें तमाम सवाल ये भी उठे कि क्या ये सही तरीका था आंदोलन करने का, जिसमें आप अपने ही देश की संपत्ति को फूंक दें, जला दें। 500 करोड़ रुपए का होटल जला डाला, आप मीडिया हाउसेस को जला दे रहे हैं, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, मंत्रियों के घर जला दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का घर जला दे रहे हैं, सामान लूट करके ले जा रहे हैं। क्या इस तरीके से आंदोलन होगा? इस गुस्से का प्रतीक क्या बन रहा है? इस गुस्से का हेड कौन है? और जब नई व्यवस्था बनेगी तो उस नई व्यवस्था पर सत्ता में कौन बैठेगा, और सत्ता में जब बैठेगा तो वो भी पुरानी व्यवस्था की तरह सत्ता का आदी तो नहीं हो जाएगा। ये सब बहुत ज़रूरी सवाल हैं जो नेपाल के बदलते लेकिन एक समान रहते हुए रिश्तों की एक लंबी दास्तान है। कई बार पॉलिटिकल चर्न नेपाल ने देखा है, लेकिन हर बार कोई बहुत अनुकूल स्थिति नहीं बनी है। कितनी बार संविधान बदल गया, कितनी बार तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आइए एक एक करके पहले सुशीला कार्की जी का बात करते हैं। ये 1952 में इनका जन्म हुआ था विराटनगर में। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल थी, पहली महिला जिन्होंने वो पदभार संभाला। ये चीफ जस्टिस बनी 11 जुलाई 2016 को, और 30 अप्रैल 2016 को एक इम्पीचमेंट मोशन हुआ जो पार्लियामेंट में आया था इनके खिलाफ। जो माओइस्ट सरकार और नेपाली कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में के इन चीफ जस्टिस को हटाने के लिए एक इम्पीचमेंट मोशन जारी किया। तो अब आप इसी से समझ सकते हैं कि वहाँ जो चीफ जस्टिस हैं और वहाँ का उस समय का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें कितना फ़र्क था, और इरिटेशन की वजह क्या हो सकती है सुशीला कार्की की। अब माना यह जा रहा है कि जब से रामचंद्र पौडेल और केपी शर्मा ओली निकले, इस्तीफा दिया उन्होंने अपने पद से इस आंदोलन की वजह से, तो अब एक अंतरिम रूप से चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं है, ना तो चुनाव हुए हैं ना कुछ हुए हैं, लेकिन इनको वहां पर बैठाल दिया गया है। अब किसने बिठाया है? जेनजी के प्रोटेस्ट ने इनका नाम किस तरीके से प्रपोज किया है? प्रस्ताव ये है कि भाई इनकी अगुवाई में एक अंतरिम सरकार बने, उसके बाद चुनाव हो, और उसके बाद चुनाव में जो निकले वो निकले। ये हमदर्द दिख रही हैं उन जेनजी आंदोलनकारियों के प्रति, क्योंकि वो इनका नाम प्रपोज कर रहे हैं, और इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है। 1972 में बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री महेंद्र मोरंग कैंपस विराटनगर से की। 1975 में मास्टर्स डिग्री इनको मिली पॉलिटिकल साइंस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बैचलर्स डिग्री इन लॉ मिली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल 1978 से। तो एक पुराना लीगल फ्रेटर्निटी से इनका लेना देना, जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस हैं तो वो रहेगा। लेकिन ये तो बात हो गई, अभी जो बात चल रही है
आप ये समझिए कि अभी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं हुई है नेपाल में, सब हवा में है। तो जहां कार्की जी की बात चल रही है कि वो अंतरिम रूप से सत्ता संभालें, एक नाम जरूर निकल करके आ रहा है 35 वर्षीय शाह बारन का। इनका इतिहास क्या है ये जान लेते हैं। क्या एक हिप हॉप आर्टिस्ट, रैपर, जब सत्ता संभलेगी नेपाल की, तो 35 वर्षीय रैपर और हिप हॉपर वो बनेंगे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री 35 साल की उम्र में। प्रोटेस्ट जेनजी का है, पुराने नेता थे, पुराने नेताओं के विरुद्ध इतना गुस्सा था, इतना रोष था, तो अब नेपाल में एक ये चर्निंग हो रही है कि भाई ये पुरानी पूरी सत्ता को हटा करके नए लोग आने चाहिए, उनकी उम्र भी कम होनी चाहिए ताकि वो हमारी टीस समझ सकें। तो क्या उसका प्रतीक शाह बारन बन सकते हैं? इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। शाह बालन इनका नाम है। तो शाह बालन जो हैं वो 35 वर्ष के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, थमेल नाम की एक जगह है। आपके लिए मैं आपको ये बता दूं, थमेल आप ऐसे समझिए जैसे कि दिल्ली के जो लोग हैं, हौस खास विलेज, जो युवा वर्ग है, युवा युवतियां वहाँ पर रात में पार्टी करती हैं। दिन में भी पार्टी होती है लेकिन रात का माहौल अलग होता है। इस तरीके से आप अपने अपने शहर में सबसे हैपनिंग जो जगह है उसको कल्पना कीजिए, तो काठमांडू की वो जगह थमेल है। जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब थोड़े से जवान थे। तो बहुत अच्छी वाइब है उस जगह की, मतलब संगीत बजता रहता है, अच्छे अच्छी खाने पीने की दुकानें हैं दोनों तरफ, एक गली जैसी है, एकदम हौस खास विलेज वाली फील। तो थमेल में ये अलग अलग रेस्टोरेंट में, अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करते थे शाह बालन। और शाह बालन का एक गाना जो बहुत लोकप्रिय हो गया वो था बलिदान, सैक्रिफाइस, जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए यूट्यूब पर। शाह बालन ने तमिल में एंटरटेनमेंट करते करते एकदम से आंदोलन की चिंगारी छेड़ी, युवा कनेक्ट किया, और जब कनेक्ट किया तो फिर वो नेता बनने का उनका आगाज हुआ। आपको ये बता दें कि एक ऐसे वक्त में जब पूरी तरीके से सत्ता पुराने नेताओं के कब्जे में थी, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हों, चाहे कोई भी हो, इस सब के बीच में निर्दलीय लड़ करके और चुन करके और जीत के महापौर बने, मेयर बने काठमांडू के शाह बालन। और इनका एक और इतिहास आपको बता दूं, 35 वर्ष के ये शाह बालन इंजीनियर हैं और इनको डिग्री मिली है सिविल इंजीनियरिंग में। और कहां से मिली है? विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। अंडरग्राउंड म्यूजिक बचाते थे ये। अंडरग्राउंड म्यूजिक का मतलब ये है कि जो सत्ता पसंद ना करे उस तरीके के गीत गाओ। तो ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, अंडरग्राउंड मतलब वो दाऊद इब्राहिम और वो सब अंडरग्राउंड नहीं। अंडरग्राउंड से मेरा मतलब कि आप एक म्यूजिक से रेवोल्यूशन, क्रांति ला रहे हैं। नीचे नीचे सत्ता की नज़रों के नीचे नीचे से आप क्रांति, लहर पैदा कर रहे हैं। वो लहर इन्होंने बहुत हद तक पैदा कर भी दी। अच्छा, इनका इंडिया से रिलेशनशिप तो है, लेकिन उसी के साथ साथ इनको इंडियन फिल्म से बड़ी कोफ्त भी होती थी। इन्होंने आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग के बाद ये कहा कि हिंदुस्तानी फिल्में नेपाल में बैन हो जानी चाहिए। तो रिश्ते कैसे रहेंगे मैं नहीं जानता हूँ, अगर ये बनते हैं तो। अगर ये बनते हैं तो अपने संगीत में लगातार इन्होंने गरीबी और भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ जो बुरा हो रहा है उसके बारे में उल्लेख किया। बलिदान तो सिर्फ एक गाना है, इसके अलावा जितने ये गाने इन्होंने गाए वो सब इसी थीम पर थे, इसी तरीके से गाए गए थे। बालन फेसबुक पर भी गए और उन्होंने जितने आंदोलनकारी हैं उनको बोला कि भाई आप ज़रा संयम बरतें, अपनी ही देश की चीज़ों को जला करके और फूंक करके आप कुछ साबित नहीं करेंगे, अपने ही देश का नुकसान करेंगे। ये उन्होंने अभी अपील की है हाल फिलहाल। सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शाह बालन, डियर बालन, द टाइम इज़ नाउ, प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक द लीड। ये वाली बातें हो रही हैं। अच्छा, इस आंदोलन की अगुवाई वो कर भी रहे हैं। जैसे कि जब ये आंदोलन हुआ पिछले 2-1 दिन से, शाह बालन सड़कों पर दिखे, काला सूट पहने, काला चश्मा लगाए, एक स्टाइल कोशेंट ले करके वो अपने आप को चल रहे हैं। एक जो क्विंटेसेंशियल नेपाली टोपी होती है वो कुछ कुछ उसमें पहने रहते हैं। और इसके साथ साथ नेपाल का झंडा भी उन्होंने पीछे लगाया, जिस पर अच्छा खासा बवाल भी मच गया कि आपने बेअदबी की है। तो उन्होंने बोला बेअदबी नहीं की है, अपने
सीने से लगा करके रखा है। तो ये है एक इतिहास। अभी जो अंतरिम रूप से बन सकती हैं प्रधानमंत्री, और अगर चुनाव हुआ तो क्या बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि एक 35 वर्षीय रैपर और हिप हॉपर नेपाल का अगला प्रधानमंत्री होगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।